जोहार दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे लाइफ साइंसेस यानी मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी पर आधारित सेकेंड पार्ट। ओके, यानी हम लोग आज देखेंगे यूनिट 1 यानी मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलिवेंट टू बायोलॉजी पर आधारित 25 एमसीक्यूज जो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन हैं CSIR UGC नेट और जेट 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ये जो MCQs आज हम लोग करने जा रहे हैं दोस्तों, तो आइए देखते हैं। हमारे पास हमारे स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है फ्रेंड्स, और ये हमसे पूछ रहा है कि वाटर इज कोल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज, यानी जल को सार्वत्रिक या सार्वभौमिक विलायक कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन ए इज इट इज़ नॉन पोलर, यानी यह अध्रुवीय है। ऑप्शन बी इज इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी ऑप्शन बी जो है यह हाइड्रोजन बंध बनाता है। ऑप्शन सी इज इट हैज़ लो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी इसका परावैद्युत स्थिरांक जो है कम होता है। ऑप्शन डी इट रिएक्ट्स विथ ऑल सॉल्यूट्स, यानी यह सभी विलेय के साथ अभिक्रिया करता है। तो दोस्तों आपको बताना है फ्रेंड्स कि व्हाट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल, यानी वाटर इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज। तो आपको बताना है फ्रेंड्स इन चारों में से जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो वाटर्स पोलैरिटी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलाउ इट टू डिसॉल्व आयोनिक एंड पोलर कंपाउंड्स, इसलिए इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है दोस्तों। ओके, तो ये जो है वाटर इज कोल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि पानी का सार्वभौमिक, पानी को क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक या सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि यह पृथ्वी पर सबसे अधिक पदार्थों को घोलने में सक्षम है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी यह हाइड्रोजन बंध बनाता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और ये हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, यानी पेप्टाइड बॉन्ड जो है फॉर्म्ड बिटवीन, यानी पेप्टाइड बंध किसके बीच बनता है दोस्तों? ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज 2 एमिनो एस ग्रुप्स, 2 एमिनो ग्रुप्स, यानी 2 अमीनो समूह। ऑप्शन बी इज 2 कार्बोक्सिल ग्रुप्स, यानी 2 कार्बोक्सिल समूह। ऑप्शन सी इज एमिनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी अमीनो और कार्बोक्सिल ग्रुप। ऑप्शन डी इज एमिनो एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी एमिनो एंड हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं। अ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन द COOH, COOH, ठीक है, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, ये जो COOH जो है कार्बोक्सिल ग्रुप है दोस्तों। ठीक है, तो अ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन द कार्बोक्सिल
कार्बोक्सिल ग्रुप्स ऑफ वन एमिनो एसिड एंड NH2 यानी एमिनो समूह ऑफ अनदर, तो रिलीजिंग अ वाटर मोलिक्यूल, और ये वाटर मोलिक्यूल को रिलीज करता है। यानी कहने का मतलब है कि यह बॉन्ड जो होता है एक एमिनो अम्ल के अमीनो समूह यानी NH2, ओके, NH2 और दूसरे अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिल समूह यानी COOH के बीच पानी के अणु यानी H2O के निकलने से बनता है दोस्तों। H2O के निकलने से क्या बनता है? H बनता है, ठीक है। ये पेप्टाइड बॉन्ड जो है H2O के निकलने से बनता है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एमिनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये हमसे पूछ रहा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, यानी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना किसके द्वारा स्थिर होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज आयोनिक बॉन्ड, ऑप्शन बी इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन सी इज डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऑप्शन डी इज पेप्टाइड बॉन्ड। यानी प्रोटीन का द्वितीयक संरचना किसके द्वारा स्थिर होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज आयनिक बंध, ऑप्शन बी इज हाइड्रोजन बंध, ऑप्शन सी इज डाइसल्फाइड बंध, और ऑप्शन डी जो है हमारा पेप्टाइड बंध यानी पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शन में करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, आइए देखते हैं। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्टेबलाइजेशन प्रदान करते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बंध हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट कहा जाता है, मुख्य रूप से हाइड्रोजन बंधों यानी हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा स्थिर होती है, जो एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अमीनो अम्लों के बीच बनते हैं। ये बंध NH2 क्या हो सकते हैं? NH यानी NH और क्या हो जाएगा? NH और CO समूहों के बीच में बनते हैं, जिसे संरचना मुड़कर स्थिर हो जाता है, ठीक है। इसलिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्थिर करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बंध करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ओके। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर, यानी निम्नलिखित में कौन सी अपचायक शर्करा है ना। तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज सुक्रोज, ऑप्शन बी इज माल्टोज, ऑप्शन सी इज सेलुलोज, ऑप्शन डी इज स्टार्च।
ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी अपचायक शर्करा है? ऑप्शन ए इज सुक्रोज, ऑप्शन बी इज माल्टोज, ऑप्शन सी इज सेल्यूलोज, ऑप्शन डी इज स्टार्च। तो आपको बताना है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर, यानी निम्नलिखित में कौन सी जो है अपचायक शर्करा है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। दोस्तों आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्यों? तो यहाँ पर माल्टोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए यह रिड्यूसिंग शुगर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर माल्टोज में फ्री एल्डिहाइड जो है ग्रुप होता है, इसलिए यह रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर जो होता है क्या होता है। ओके, यहाँ पर हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ये जो रिड्यूसिंग शुगर यानी अपचायक शर्करा क्या है। तो रिड्यूसिंग शुगर वे शर्कराएं होती हैं जिनमें फ्री एल्डिहाइड, जैसा बताया गया, तो फ्री एल्डिहाइड यानी यहाँ पर CHO, ये जो है फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोन, ठीक है, या फ्री कीटोन जो है समूह होता है, ये जो है कीटोन है, इसका ग्रुप होता है। ये समूह फेहलिंग्स सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट रीजेंट को रिड्यूस करने की क्षमता रखते हैं दोस्तों। ठीक है, जिसे लाल यानी ब्रिक रेड रंग का अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं माल्टोज जो है ये रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, ये क्या होता है? रिड्यूसिंग शुगर होता है। ठीक है, इसमें एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप हो रहता है और दूसरा जो होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में होता है, इसलिए यह रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, तो यहाँ पर माल्टोज इज इक्वल टू यहाँ पर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा 4 का जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी ये जो है माल्टोज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो माल्टोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए यह रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं इसका जो क्वेश्चन है ये हमसे क्या पूछ रहा है। तो DNA एंड RNA डिफर इन, यानी DNA और RNA में अंतर क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज शुगर एंड बेस कंपोजिशन, यानी शर्करा और क्षार संरचना। ऑप्शन बी शुगर वनली, यानी केवल शर्करा है। ऑप्शन सी वनली बेस, यानी केवल क्षार। फॉस्फेट ग्रुप, यानी फॉस्फेट समूह। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। ओके, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो DNA यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिएटेड और RNA मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड, दोनों क्या होते हैं? ये दोनों क्या हैं दोस्तों? न्यूक्लिक एसिड हैं। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड है, परंतु इनमें कुछ अंतर है जो इस प्रकार है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इन में जो कुछ अंतर है, तो DNA में डीऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है, DNA में जो होता है क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर DNA में जो होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर और थाइमिन बेस होता है, जबकि RNA में राइबोज और यूरेसिल होता है। ठीक है, ये जो है हमारा शुगर में अंतर हो गया। यदि बात करें इसका जो क्षारक में होता है, तो यहाँ पर देखते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर, इसमें क्या होता है दोस्तों?
इसमें जो होता है यहाँ पर डिऑक्सी राइबोज शुगर, यानी इसमें दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन OH नहीं होता, सिर्फ H होता है। ठीक है। और यदि RNA राइबोज शुगर की बात करें, RNA राइबोज की शुगर की बात करें तो इसमें कार्बन यानी 2 कार्बन पर OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। इसलिए DNA जो होता है डीऑक्सी अर्थात एक ऑक्सीजन की कमी वाला होता है। यदि बात करें क्षारक यानी बेसेस में अंतर, है ना, यानी बेस में जो इनका अंतर होता है, तो इसमें देखते हैं बेसेस में, तो ये जो होता है इसका जो अणु, जैसे डीएनए की बात किया जाए यहाँ पर डीएनए में, तो यहाँ पर एडेनिन पाया जाता है। ठीक है। थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है और ग्वानिन होता है। ठीक है। और यदि बात किया जाए यहाँ पर आरएनए में, ठीक है, आरएनए में, तो यहाँ पर क्या होता है, एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, साइटोसिन होता है, जबकि यहाँ पर थाइमिन के जगह यहाँ पर थाइमिन के जगह पर, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आरएनए होता है, यहाँ पर एडेनिन, ठीक है, थाइमिन के जगह यहाँ पर यूरेसिल आ जाता है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद स्वतः ये दोनों साइटोसिन और ग्वानिन सेम रहेंगे, यानी इसलिए डीएनए और आरएनए में अंतर शर्करा और बेस क्षारक कंपोजिशन दोनों में होता है। ठीक है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज प्लस थाइमिन, ठीक है, जबकि आरएनए में राइबोज प्लस यूरेसिल पाया जाता है दोस्तों। ठीक है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर 5th नंबर का डीएनए और आरएनए में जो डिफर होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी डीएनए और आरएनए में अंतर जो है उसके शर्करा और क्षार संरचना में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। ये हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बायोलॉजिकल सिस्टम्स। ठीक है। यानी जैविक प्रणालियों में निम्नलिखित में से कौन सा बंधन सबसे मजबूत होता है। ठीक है। ऑप्शन ए इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन बी इज आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन सी इज कोवेलेंट बॉन्ड और ऑप्शन डी जो है वंडरवाल्स बॉन्ड। ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है जैविक प्रणालियों में निम्नलिखित में कौन सा बंधन सबसे मजबूत है, तो ऑप्शन ए इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन बी इज आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन सी इज सहसंयोजक बंधन, ऑप्शन डी वंडर वाल्स। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। ओके, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स में एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन शेयरिंग जो होती है बहुत ही मजबूत यानी स्ट्रॉन्गेस्ट होती है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना, यानी कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंधन। ठीक है। तो आइए देखते हैं डिटेल से। यानी जीवित प्राणियों यानी बायोलॉजिकल सिस्टम में सहसंयोजक बंधन यानी कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है को आमतौर पर सबसे मजबूत माना जाता है दोस्तों। ओके, यानी इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉनों का साझाकरण। ठीक है। सहसंयोजक बंधन यानी कोवेलेंट बॉन्ड्स तब बनते हैं जब दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, साझा करते हैं, जिससे बहुत स्थिर और मजबूत बंधन बनते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लोग H2O की बात करें दोस्तों, H2O यानी जल के अणु में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बंधन या सभी
कार्बनिक अणुओं जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की रीढ़ यानी बैकबोन सहसंयोजक होते हैं। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कोवेलेंट बॉन्ड सही उत्तर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंधन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये पूछ रहा है विच लिपिड इज एम्फीपैथिक, है ना, विच लिपिड इज एम्फीपैथिक। उस तो ऑप्शन जो है हमारा ट्राइग्लिसराइड, ऑप्शन बी इज फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन सी इज स्टेरॉयड, ऑप्शन डी इज कोलेस्ट्रॉल ईस्टर। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर। यानी क्वेश्चन जो है हमसे पूछ रहा है कि कौन सा लिपिड उभयचर है। ठीक है, ऑप्शन ए इज ट्राइग्लिसराइड, ऑप्शन बी इज फॉस्फोलिपिड, ऑप्शन सी इज स्टेरॉयड, ऑप्शन डी इज कोलेस्ट्रॉल एस्टर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर कौन सा होने वाला है। आइए देखते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर यानी करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। ओके, तो आइए देखते हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स में हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल होती है, इसलिए एम्फीपैथिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यानी यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फॉस्फोलिपिड यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर एम्फीपैथिक का अर्थ जो होता है यानी एम्फीपैथिक का अर्थ जो होता है क्या होता है। ठीक है, एम्फीपैथिक का जो अर्थ होता है क्या होता है। ठीक है, एक ऐसा अणु या मॉलिक्यूल जिसमें दो प्रकार के भाग होते हैं। ठीक है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो दो प्रकार के भाग होते हैं। पहला जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोफिलिक होता है। और ये कैसा होता है? जो पानी को आकर्षित करता है यानी पानी में घुलनशील होता है। पहला हो गया क्या? हाइड्रोफिलिक। और दूसरा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मीन्स क्या हो जाता है? जल या वाटर। तो हाइड्रोफोबिक भाग जो होता है जो पानी से दूर रहता है यानी पानी में घुलनशील नहीं होता है यानी पानी में नहीं घुलता है। ठीक है, तो अर्थात इसमें एक पानी प्रिय यानी हाइड्रोफिलिक सिर और पानी विमुख हाइड्रोफोबिक पूंछ होती है। इसी कारण यह सेल झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन जो होता है बाइलेयर का निर्माण करता है दोस्तों। तो यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर बी यानी फॉस्फोलिपिड जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी फॉस्फोलिपिड जो होता है ये लिपिड उभयचर है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये पूछ रहा है कि इंजाइम एक्टिविटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, यानी इंजाइम की जो क्रियाशीलता को किसके संदर्भ में मापा जाता है। इंजाइम एक्टिविटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, ऑप्शन ए इज मोलिक्यूल्स कन्वर्टेड पर सेकेंड यानी प्रति सेकेंड परिवर्तित अणु, एनर्जी रिलीज्ड, ऑप्शन बी यानी मुक्त ऊर्जा, ऑप्शन सी पीएच चेंज यानी पीएच में परिवर्तन, और ऑप्शन डी जो है ऑप्टिकल रोटेशन यानी प्रकाशीय घूर्णन। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। यानी इंजाइम क्रियाशीलता को किसके संदर्भ में मापा जाता है, यानी इंजाइम्स एक्टिविटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो इंजाइम गतिविधि यानी इंजाइम एक्टिविटी का जो अर्थ होता है क्या होता है दोस्तों? इंजाइम गतिविधि या इंजाइम एक्टिविटी का जो मीन्स होता है यानी अर्थ जो होता है एक निश्चित समय में इंजाइम द्वारा सबस्ट्रेट को
प्रोडक्ट यानी उत्पाद में बदलने की दर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर ए यानी मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड पर सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड पर सेकेंड। ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी एंजाइम्स क्रियाशीलता को किसके संदर्भ में माना जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी प्रति सेकेंड परिवर्तित अणु। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। और आइए देखते हैं ये हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दोस्तों? ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये पूछ रहा है कि Km वैल्यू ऑफ इंजाइम रिप्रेजेंट्स, यानी है ना, तो इंजाइम का Km मान दर्शाता है, किसको दर्शाता है? इंजाइम का Km मान जो है किसे दर्शाता है? ऑप्शन ए इज मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी ऑप्शन ए इज अधिकतम वेग। ऑप्शन बी इज हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी, यानी अर्ध अधिकतम वेग। ऑप्शन सी इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट हाफ वेलोसिटी मैक्सिमम। ठीक है, यानी अर्ध वेलोसिटी मैक्स पर सबस्ट्रेट सांद्रता। या ऑप्शन डी जो है इनहिबिटर कॉन्सेंट्रेशन, यानी अवरोधक सांद्रता। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, यानी Km वैल्यू ऑफ इंजाइम रिप्रेजेंट्स। ठीक है, यानी इंजाइम का Km मान इन चारों ऑप्शंस में किसको दर्शाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी Km यानी माइकलिस कांस्टेंट। क्या होता है? माइकलिस कांस्टेंट, यानी इंजाइम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो माइकलिस यानी मेंटेन इक्वेशन से प्राप्त होती है। यह इंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच एफिनिटी यानी आकर्षण को बताती है। ठीक है, यदि बात किया जाए Km की डिफिनेशन की, तो वह सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होती है जहां पर इंजाइम की रिएक्शन वेलोसिटी गति अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी जो होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी जो होता है वो आधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर Km इज इक्वल टू एस एट, यहाँ पर देख सकते हैं हम कि Km इज इक्वल टू एस एट 1/2 मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी पर। तो Km वैल्यू वह सबस्ट्रेट है, इसलिए Km वैल्यू वह सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है जिस पर इंजाइम की वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, भी मैक्स यानी मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो आधी होती है, और यह इंजाइम सबस्ट्रेट एफिनिटी की माप है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा इंजाइम का Km मान जो है वो ऑप्शन नंबर सी को दर्शाता है दोस्तों, यानी अर्ध
वेलोसिटी मैक्सिमम पर सबस्ट्रेट सांद्रता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और आइए देखते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इफेक्ट्स। ठीक है, यानी प्रतिस्पर्धी अवरोधक प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इज वी मैक्स ओनली, ऑप्शन बी इज के एम ओनली, ऑप्शन बी बोथ के एम एंड वी मैक्स यानी मैक्सिमम वेलोसिटी, ऑप्शन डी इज नन। तो प्रतिस्पर्धी अवरोधक प्रभावित जो है केवल मैक्सिमम वेलोसिटी, केवल के एम, ऑप्शन सी दोनों यानी के एम और मैक्सिमम वेलोसिटी दोनों, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स इफेक्ट्स यानी प्रतिस्पर्धी अवरोधक जो है प्रभावित किससे करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में इनहिबिटर और सबस्ट्रेट जो है एक ही एक्टिव साइट पर बाइंड करने के लिए प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए सबस्ट्रेट और इनहिबिटर एक ही समय पर एंजाइम से जुड़ नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर केवल के एम को प्रभावित करता है। ठीक है, वी मैक्स को नहीं, यानी यह एंजाइम की सबस्ट्रेट के प्रति एफिनिटी को घटा देता है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी के एम ओनली। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है प्रतिस्पर्धी अवरोधक को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये पूछ रहा है विच फॉर्म ऑफ डीएनए इज मोस्ट कॉमन इन सेल्स। विच फॉर्म ऑफ डीएनए इज मोस्ट कॉमन इन सेल्स, यानी कोशिकाओं में डीएनए का कौन सा रूप सबसे आम है यानी देखा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज ए डीएनए, ऑप्शन बी इज बी डीएनए, ऑप्शन सी इज जेड डीएनए, ऑप्शन डी इज सी डीएनए, यानी कोशिकाओं में डीएनए का कौन सा रूप सबसे आम होता है, आम है। ठीक है, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, सी डीएनए। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि सही उत्तर यानी करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर जो बी डीएनए ही सजीव कोशिकाओं यानी लिविंग सेल्स में पाया जाने वाला सबसे सामान्य और प्राकृतिक रूप है। ठीक है, इसे वाटसन और क्रिक ने 1953 में बताया था। ठीक है, 1953 में बताया था दोस्तों, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी डीएनए, ऑप्शन नंबर बी यानी बी डीएनए। ठीक है, तो विच फॉर्म ऑफ डीएनए इज मोस्ट कॉमन इन सेल्स, तो ऑप्शन नंबर बी बी डीएनए इज मोस्ट कॉमन इन सेल्स। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये पूछ रहा है कि ATP is called the energy currency because ATP is called the energy currency because यानी ATP को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है क्योंकि। ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज इट इज रिच इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, यह हाइड्रोजन बॉन्ड में समृद्ध है। इट हैज़ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स, यानी इसमें उच्च ऊर्जा फॉस्फेट बॉन्ड है। इट स्टोर्स ग्लूकोज, यानी यह ग्लूकोज को संग्रहित करता है। इट एक्ट्स एज ए एंजाइम, यह एंजाइम के अहम रूप में कार्य करता है, यह एंजाइम के रूप में कार्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12
को आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में कि करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं। तो एटीपी का पूरा नाम जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये बराबर पूछा जाता है, कभी कभी इसका जो एटीपी का फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों। एटीपी का पूरा नाम जो हो जाता है क्या हो जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है पूरा नाम। और ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी कहलाती है कौन, एटीपी। ठीक है, तो एटीपी का पूरा नाम जो है क्या है दोस्तों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह कोशिका यानी सेल की ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी कहलाती है, क्योंकि यह शरीर की सभी जैविक क्रियाओं यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। कारण जो है इसमें एटीपी के अणु में 3 फॉस्फेट समूह यानी फॉस्फेट ग्रुप जुड़े होते हैं। इन फॉस्फेट समूहों के बीच के बंध को हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड कहा जाता है दोस्तों। और दूसरा जो है, जब यह बंध टूटता है यानी एटीपी से एडीपी प्लस पीआई, तो यह बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एटीपी से एडीपी में टूट कर यहाँ पीआई, ठीक है, यानी बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर बी यानी एटीपी को ऊर्जा मुद्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें उच्च ऊर्जा वाले फॉस्फेट यानी यहाँ पर फॉस्फेट बंध यानी हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स होते हैं जो ऊर्जा को संग्रहित और मुक्त करने में सक्षम होते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यानी एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है क्योंकि इसमें उच्च ऊर्जा फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये पूछ रहा है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज फॉर प्रोटीन सेपरेशन बेस्ड ऑन साइज। ठीक है, यानी आकार के आधार पर प्रोटीन पृथक्करण के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी यानी आयन विनिमय क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन बी जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी यानी जेल निस्पंदन क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन सी एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी यानी बंधुता क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी यानी कागज क्रोमेटोग्राफी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर प्रोटीन सेपरेशन बेस्ड ऑन साइज। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, जिसे साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है, प्रोटीन्स को आकार यानी साइज के आधार पर अलग करने की तकनीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आकार के आधार पर प्रोटीन पृथक्करण के लिए जो है
जेल निस्पंदन क्रोमेटोग्राफी यानी जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये पूछ रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, pH ऑफ प्योर वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन ए इज 6, ऑप्शन बी इज 7, ऑप्शन सी इज 8, ऑप्शन डी इज 9। ठीक है, ऑप्शन ए इज 6, ऑप्शन बी इज 7, ऑप्शन सी इज 8, ऑप्शन डी इज 9। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि 25 डिग्री पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो शुद्ध जल यानी प्योर वाटर में एच आयन इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर जो यदि तापमान यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि शुद्ध जल यानी प्योर वाटर जो होता है, प्योर वाटर में H प्लस इज इक्वल टू OH, यहाँ पर OH आयन इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁷ m होती है। कितना पर? 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो तापमान का यहाँ पर जो प्रभाव होगा, यहाँ पर तापमान का जो प्रभाव होगा यानी 25, यहाँ पर 25 डिग्री, यहाँ पर 25 डिग्री पर pH जो हो जाएगा 7 यानी न्यूट्रल होता है। ठीक है, न्यूट्रल होता है। यदि तापमान बढ़ता है तो पानी का आयनीकरण बढ़ जाता है, जिससे pH थोड़ा लगभग जो है 6.8 हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन 25 डिग्री पर मानक रूप से क्या होता है, 25 डिग्री पर मानक रूप से यहाँ पर pH जो है 7 ही लिया जाता है। ठीक है, 7 ही लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल उत्तर यानी अंतिम उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो pH ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है कि बफर सॉल्यूशन मेंटेन्स यानी बफर विलयन जो है बनाए रखता है। ऑप्शन ए इज कांस्टेंट प्रेशर यानी स्थिर दाब, ऑप्शन बी इज कांस्टेंट टेम्परेचर यानी स्थिर तापमान, ऑप्शन सी इज कांस्टेंट पीएच यानी स्थिर पीएच, ऑप्शन डी इज कांस्टेंट वॉल्यूम यानी स्थिर आयतन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि सबसे सटीक उत्तर यानी सही उत्तर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि ये बफर विलयन यानी बफर सॉल्यूशन जो होता है क्या होता है। ओके, तो बफर सॉल्यूशन एक ऐसा घोल है जो उसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार बेस मिलाया जाए तो भी इसका पीएच लगभग जो होता है समान यानी कांस्टेंट बना रहता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कांस्टेंट पीएच हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी बफर सॉल्यूशन मेंटेन्स कांस्टेंट
पीएच। ओके, चलिए, तो बफर सॉल्यूशन को हम लोगों ने जाना कि ये क्या होता है। एक ऐसा घोल होता है जिसमें थोड़ी मात्रा में अम्ल या एसिड क्षार बेस मिलाया जाए तो पीएच मान जो लगभग होता है कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये हमसे पूछ रहा है, आइए देखते हैं ये जो पूछ रहा है। माइकलिस मेंटेन इक्वेशन इज वैलिड व्हेन, यानी माइकलिस मेंटेन समीकरण तब मान्य होता है जब, ठीक है, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन इज वैलिड व्हेन, यानी माइकलिस मेंटेन समीकरण जो होता है तब मान होता है जब ऑप्शन ए इज, ये जो है सबस्ट्रेट ग्रेटर देन के एम, ऑप्शन बी सबस्ट्रेट एस ग्रेटर देन के एम, ठीक है, और ऑप्शन सी जो है एस इज इक्वल टू के एम, और ऑप्शन डी जो है रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर है कौन सा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ओके, आइए देखते हैं। तो जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बहुत अधिक होता है, ठीक है, तो इंजाइम एक्टिव साइट्स सेचुरेट हो जाते हैं और रिएक्टिव जो वेलोसिटी मैक्सिमम पर क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। इसलिए आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, और इंजाइम एक्टिवेट साइट्स सेचुरेट हो जाते हैं और रिएक्शन जो होता है वो मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंचती है। इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। और ये पूछ रहा है कि लाइन वेवर वर्क प्लॉट इज अ ग्राफ बिटवीन, यानी लाइन वेवर वर्क प्लॉट के बीच एक ग्राफ है, वो कौन सा है। ठीक है, तो लाइन वेवर वर्क प्लॉट इज अ ग्राफ बिटवीन, तो यहाँ पर V वर्सेस S, ऑप्शन बी इज 1/V वर्सेस S, ऑप्शन सी 1/V वर्सेस 1/S, ऑप्शन डी जो है V वर्सेस 1/S। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में, यानी ऑप्शन ए V बनाम S, 1/V बनाम S और 1/V बनाम 1AS, और ऑप्शन डी V बनाम 1S। तो इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर जो हो जाता है कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी IV वर्सेस IS। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि यह रेसिप्रोकल प्लॉट के एम और मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स के सटीक मान निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी 1/V, ठीक है, प्रतिक्रिया का वेग का व्युत्क्रम 1/V जो होता है ये प्रतिक्रिया का वेग का व्युत्क्रम, और 1S जो होता है, और 1S जो होता है ये सबस्ट्रेट की सांद्रता का व्युत्क्रम होता है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1/V वर्सेस 1
1/s। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 18, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोएंजाइम। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोएंजाइम। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए इज NAD प्लस आयन, Fe यानी आयरन आयन, ऑप्शन सी जिंक आयन, ऑप्शन डी मैग्नीशियम आयन। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। तो NAD प्लस एक ऑर्गेनिक कोएंजाइम है जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यदि बात किया जाए कोएंजाइम क्या होता है, तो कोएंजाइम जो होता है क्या होता है दोस्तों। कोएंजाइम ऐसे जैविक या ऑर्गेनिक अणु होते हैं जो एंजाइम को रासायनिक प्रतिक्रिया करने में मदद करते हैं और ये अक्सर विटामिन से बने होते हैं दोस्तों। यदि बात किया जाए NAD प्लस का फुल फॉर्म, यानी NAD प्लस का फुल फॉर्म, तो निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, यह एक कोएंजाइम है। यह विटामिन B3 यानी नियासिन से बनता है। इसका काम है इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को ले जाना और रिस्पिरेशन यानी श्वसन क्रिया में मदद करना है, यानी ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यदि अदर ऑप्शन की बात किया जाए तो आयरन आयन में कोएंजाइम नहीं पाया जाता है, जिंक एंजाइम में एंजाइम नहीं पाया जाता है, मैग्नीशियम आयन में कोएंजाइम नहीं पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये हमसे पूछ रहा है कि डेल्टा जी जो है ग्रेटर जीरो इंडिकेट्स। ठीक है, यानी जी ग्रेट डेल्टा जी जो है वो हमारा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डेल्टा जी जो है, यहाँ पर डेल्टा जी जो है वो 0 से कम होता है, तब ये क्या इंगित करता है दोस्तों। ठीक है, तो यानी जी ग्रेटर देन जीरो इंडिकेट करता है, इंगित करता है। ऑप्शन ए इज रिएक्शन इज इंडरगोनिक यानी प्रतिक्रिया अंतःक्रियात्मक है। ऑप्शन बी इज रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस यानी प्रतिक्रिया सहज है। ऑप्शन सी इज रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम यानी प्रतिक्रिया जो है संतुलन पर है। ऑप्शन डी रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस यानी प्रतिक्रिया गैर सहज है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डेल्टा जी ये जो होता है
एक्सर्गोनिक रिएक्शन होता है। क्या होता है दोस्तों? एक्सर्गोनिक रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन जो हो जाएगा ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। यानी नेगेटिव जो है डेल्टा जी का अर्थ है एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज होती है तो उस प्रकार का रिएक्शन को एक्सर्गोनिक रिएक्शन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी यानी प्रतिक्रिया सहज है, ठीक है। तो आइए देखते हैं डिटेल से। जब डेल्टा जी से शून्य कम होता है तब प्रतिक्रिया कैसी होती है? तो जब डेल्टा जी से शून्य से कम होता है तब प्रतिक्रिया स्वतः यानी क्रिया स्वतः स्फूर्त यानी स्पॉन्टेनियस होती है दोस्तों, ठीक है। जब डेल्टा जी जो होता है शून्य से यानी जी से शून्य कम होता है तब प्रतिक्रिया में ऊर्जा बाहर निकलती है और ऐसी प्रतिक्रियाएं अपने आप हो जाती हैं। इन्हें एक्सर्गोनिक रिएक्शन कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। यानी 19 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये पूछ रहा है कि एंट्रोपी यानी डेल्टा एस रिप्रेजेंट्स यानी एंट्रोपी डेल्टा एस का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए इज हीट कंटेंट यानी गर्मी सामग्री। ऑप्शन बी इज एनर्जी ऑफ पोजीशन यानी स्थिति की ऊर्जा। डिग्री ऑफ डिसऑर्डर यानी विकार की डिग्री। और एनर्जी बैरियर यानी ऊर्जा बाधक। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि एंट्रोपी जो डेल्टा एस जो है रिप्रेजेंट्स यानी एंट्रोपी डेल्टा एस का प्रतिनिधित्व इन चारों ऑप्शंस में कौन करता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो एंट्रोपी सिस्टम में रैंडमनेस या डिसऑर्डर का माप होता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विकार की डिग्री, ठीक है। यानी एंट्रोपी सिस्टम में रैंडमनेस या डिसऑर्डर का माप है। तो आइए देखते हैं। तो एंट्रोपी यानी डेल्टा एस, एंट्रोपी यानी डेल्टा एस जो होता है किसी सिस्टम में अव्यवस्था यानी रैंडमनेस को क्या करता है, दर्शाता है दोस्तों। जब किसी सिस्टम में अव्यवस्था बढ़ती है तो डेल्टा एस जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है यानी बढ़ता है। और जब सिस्टम अधिक अव्यवस्थित होता है, ठीक है, पहले देखते हैं जब किसी सिस्टम में अव्यवस्थित होता है तो डेल्टा एस क्या होता है, बढ़ता है यानी पॉजिटिव होता है। जब सिस्टम में अधिक व्यवस्थित होता है तो डेल्टा एस जो होता है वो माइनस होता है ना, यानी नेगेटिव होता है। तो सीधे शब्दों में एंट्रोपी इज इक्वल टू सिस्टम में मॉलिक्यूल्स कितने बिखरे या असंगठित हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ओके। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी यानी विकार की डिग्री यानी डिग्री ऑफ डिसऑर्डर इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शंस इज वीकेस्ट, है ना। तो निम्नलिखित में कौन सी बातचीत जो है सबसे कमज़ोर है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन इज वीकेस्ट यानी निम्नलिखित में कौन सी जो इंटरेक्शन है सबसे कमज़ोर है। ऑप्शन ए इज़
आयोनिक बॉन्ड, ऑप्शन बी इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन सी इज कोवेलेंट बॉन्ड, ऑप्शन डी इज वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सी इंटरेक्शन यानी बातचीत सबसे कमजोर है? तो आयनिक बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड, सहसंयोजक बंध, वैन डर वाल्स बल। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर वंडर वाल्स फोर्सेस ये टेम्प्रोरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होते हैं जो बहुत ही कमज़ोर होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर वैंडर वाल्स बल है ना, फोर्सेस, वंडर वाल्स फोर्सेस। तो आइए देखते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग से वीक क्रम में देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, यहाँ पर यदि बात की जाए कोवेलेंट बॉन्ड की, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। उसके बाद आयोनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है स्ट्रॉन्ग बट वीकर देन कोवेलेंट, यानी कोवेलेंट से कम होता है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो मॉडरेट स्ट्रेंथ होता है। उसके बाद 4 नंबर पर वंडर वाल्स फोर्सेस होता है जो सबसे कमज़ोर होता है दोस्तों। ठीक है, तो वंडर वाल्स फोर्सेस जो होता है बहुत ही कमज़ोर होता है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है? कमज़ोर होता है और ये बहुत ही वीक और एट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या टेम्पोररी डाइपोल्स में पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी वंडर वाल्स फोर्सेस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन लेड्स टू लॉस ऑफ, यानी प्रोटीन के विकृतीकरण से नुकसान होता है। ऑप्शन ए इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन ए इज प्राथमिक संरचना, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर यानी माध्यमिक और तृतीयक संरचना, पेप्टाइड बॉन्ड्स यानी पेप्टाइड बॉन्ड, एमिनो एसिड सीक्वेंस, एमिनो एसिड अनुक्रम। तो आपको बताना है फ्रेंड कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर सही उत्तर कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं कि डीनेचुरेशन जो होता है वो क्या होता है। तो आइए देखते हैं। तो डीनेचुरेशन, ये जो डीनेचुरेशन होता है यह क्या होता है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स का मतलब है कि प्रोटीन की प्राकृतिक यानी नेटिव संरचना का लॉस यानी नष्ट हो जाना। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड्स, हाइड्रोफोबिक्स जो होता है इंटरएक्शंस आदि टूट जाते हैं, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड्स नहीं टूटते। इसलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी एमिनो एसिड्स सीक्वेंस सुरक्षित रहती हैं। इसलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर बनी रहती है। यहाँ पर सेकेंडरी प्लस टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो नष्ट हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर यानी माध्यमिक और तृतीयक संरचना जो है ये क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है दोस्तों? विच
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, यानी निम्नलिखित में कौन सा प्रोस्थेटिक समूह का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए इज बायोटिन, ऑप्शन बी इज NAD+, ऑप्शन सी FAD, ऑप्शन जी को इंजाइम ए, है ना, बायोटिन, NAD, आयन, FAD और को इंजाइम ए, COA, को इंजाइम ए। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि ये जो इसमें से प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ना, प्रोस्थेटिक समूह जो है वो क्या चीज़ होता है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप वह नॉन प्रोटीन यानी गैर प्रोटीन भाग होता है जो इंजाइम के साथ मजबूती से या स्थायी रूप से क्या होता है, अटैच रहता है यानी जुड़ा रहता है। यदि सभी विकल्पों को देखें तो बायोटिन को इंजाइम जो होता है यह अस्थायी रूप से जुड़ता है। NAD जो होता है को इंजाइम ये ढीले रूप से जुड़ता है। ऑप्शन सी FAD यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप इंजाइम से क्या होती है, जुड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर FAD यानी फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड यह कई ऑक्सी रिडक्टेज इंजाइम में प्रोस्थेटिक ग्रुप में कार्य करता है, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी FAD जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, FAD जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ऑप्शन नंबर डी की बात किया जाए तो यहाँ पर कोइंजाइम यानी कोइंजाइम जो होता है ये कोइंजाइम जो है ये ढीले रूप से जुड़ा होता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी FAD करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स, और ये पूछ रहा है कि द डबल हेलिक्स ऑफ DNA इज स्टेबलाइज्ड बाय, द डबल हेलिक्स ऑफ DNA इज स्टेबलाइज्ड बाय ऑप्शन ए इज पेप्टाइड बॉन्ड्स, ऑप्शन बी इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड बेस स्टैकिंग, ऑप्शन सी इज डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऑप्शन डी इज कोवेलेंट बॉन्ड। यानी क्वेश्चन नंबर 24 जो है पूछ रहा है कि DNA का द्विकुंडली स्थिर जो होता है पेप्टाइड बंध पर, ठीक है, हाइड्रोजन बंध और क्षार स्टैकिंग के द्वारा, डाइसल्फाइड बंध के द्वारा, ऑप्शन डी सहसंयोजक बंध के द्वारा। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि इन चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड एंड बेस स्टैकिंग जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो द डबल हेलिक्स ऑफ DNA स्टेबलाइज्ड बाय द ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, यानी DNA की द्विकुंडली स्थिर जो होती है वो हाइड्रोजन बंध और क्षार स्टैकिंग के द्वारा होती है। तो आइए देखते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन, यानी DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो है दिया गया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। जो ये होता है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनी होती है दोस्तों। यह संरचना दो प्रमुख कारणों से स्थिर रहती है। पहला है हाइड्रोजन बॉन्ड्स जिसमें एडेनिन और थाइमिन के बीच दो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स दोनों स्ट्रैंड्स को एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है। और दूसरा बात बेस
स्टैकिंग इंटरेक्शन, यानी नाइट्रोजिनस बेस जो होता है एक दूसरे के ऊपर स्टैक यानी सज कर रहते हैं। इन बेसेस के बीच वंडर वाल्स फोर्सेस और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन डीएनए को स्थिर बनाते हैं। ठीक है, इसलिए डीएनए की डबल हेलिक्स मुख्यतः हाइड्रोजन बॉन्ड्स और बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन से स्थिर रहती है। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। फ्रेंड्स आइए देखते हैं ये हमसे क्या पूछ रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25, इंजाइम कैटालिसिस लोवर्स, है ना, इंजाइम कैटालिसिस लोवर्स यानी इंजाइम उत्प्रेरण कम करता है। ऑप्शन ए इज फ्री एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट की मुक्त ऊर्जा। ऑप्शन बी एक्टिवेशन एनर्जी, यानी सक्रियण ऊर्जा। ऑप्शन सी फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यानी उत्पाद की मुक्त ऊर्जा। ऑप्शन सी डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की डेल्टा जी होगी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है फ्रेंड्स कि करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं एंजाइम्स जो होते हैं जैविक उत्प्रेरक यानी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। इनका मुख्य कार्य है अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना, लेकिन डेल्टा जी यानी फ्री एनर्जी चेंज जो होता है या इक्विलिब्रियम को नहीं बदलते। ठीक है, तो ये कैसे काम करते हैं? यह हर रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, चाहिए होती है ताकि अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स यानी उत्पाद प्रोडक्ट्स में बदल सकें, और एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम यानी लोअर कर देता है। इसे अभिक्रिया जल्दी और आसानी से होती है, इसलिए एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी एक्टिवेशन एनर्जी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एंजाइम कैटलिस्ट लोअर्स, तो ये हो जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एंजाइम कैटालिसिस लोअर्स जो होता है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर, यानी एंजाइम उत्प्रेरण जो है वो कम करता है। ऑप्शन नंबर बी यानी सक्रियण ऊर्जा को। ठीक है, तो चलिए, तो दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आपके प्यारे यूट्यूब चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस को जल्द से जल्द लाइक शेयर कमेंट्स के साथ ही साथ सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, ताकि आपको बिरसा मुंडा क्लासेस के सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए आप अपने परिवार और अपना ख्याल रखें। इसी के साथ जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।